अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ट्यूब लाइक सिस्टम, like opening at the both ends, like an oral opening and like an anal opening. Like other animals, in hydrant layer there is a sac like opening. There is a single opening in sac like digestive system in hydrant plain area. But now we'll talk about the length of a human digestive system. The length around about is 9 meter or 30 feet. अगर हम इसकी बात करें इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक प्राइमरी कंपोनेंट्स और एसेसरी कंपोनेंट्स। प्राइमरी जो होता है ना, मेनली जिसमें तमाम डाइजेशन होती है, डायरेक्टली डाइजेशन होती है फूड की, फ्रॉम इनटेक लाइक ओरल कैविटी से लेकर एंड इंटेस्टाइन तक। इसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन्स है उसमें ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी के बाद हमारा ओरोफेरिंक्स, मेनली फेरिंक्स होता है जिसमें हमें ओरोफेरिंक्स कहते हैं। लाइक अदर नेजोफेरिंक्स भी होते हैं, लरिंगोफेरिंक्स भी होता है, लेकिन इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मेनली बात करेंगे ओरोफेरिंक्स की। ओरोफेरिंक्स के बाद इसोफेगस आता है। इसोफेगस कंटिन्यू करके स्टमक में ओपन होता है। स्टमक इज़ अ स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फॉर फूड, यहाँ प्रोटीन डाइजेशन भी होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करती है जहाँ मैक्सिमम डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनली वाटर होती है। Just like accessory organs, there are teeth which are involved in uh, mastication or breakdown of food into smaller particles, and tongue for the rolling of food to form a bolus or to lubricate it, and salivary glands mainly in lubrication, and some enzymes जिसमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाती है जिस एंजाइम्स की वजह से, लाइक सलाइवरी माइलेज। उसके बाद लिवर भी एसेसरी ऑर्गन्स में आता है, जो जिसमें बहुत सारे लिवर के फंक्शन है, लाइक बाइल प्रोडक्शन और उसके अलावा बाइल साल्ट्स वगैरह। ठीक है, गाल ब्लैडर भी आता है जो बाइल स्टोर करता है, जो मेनली मल्सिफिकेशन वगैरह में ना इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा। ये सारे मतलब हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ये एसेसरी ऑर्गन्स में आ जाएंगे। लाइक प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इंटेरिक कैनाल कह सकते हैं, गैस्ट्रोइंटाइटस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये सारे प्राइमरी यानी एलिमेंट्री कैनाल के भी सिनोनिम्स लाइक नेम्स हैं। इसके अलावा एसेसरी में हम जैसे पहले बात की, लिवर, पेंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देखें, गैस्ट्रो इंटाइटिस यानी जीआईटी वगैरह का हम ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले हमारे पास होती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी माउथ लाइक ओपनिंग होती है, और ये फर्स्ट ओपनिंग होती है लाइक फॉर द इंजेक्शन, एंड एनस ओपनिंग होती है जहाँ से इंजेक्शन होती है। से अगर हम देखें माउथ, सबसे पहले माउथ के बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स मेनली ओरोफेरिंक्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। माउथ के पोस्टीरियरली फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स ये ना पहले माउथ होता है सामने एंटीरियरली, उसके पोस्टीरियर आएगा फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के पोस्टीरियरली तो कोई चीज़ नहीं होगी, वो नीचे की डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा हमारा ट्रैक। उसके मतलब इंफीरियरली आएगा हमारा एसोफेगस। एसोफेगस का एक स्फिंक्टर होता है फेरिंक्स एसोफेगस में, उसे कहते हैं अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ फूड लाइक bolus of food, and but then bolus comes into esophagus. Esophagus by the peristaltic movement मूव करेगा esophagus में। फिर लोअर एंड esophageal sphincter होता है स्टमक के टॉप पे और esophagus की बेस पे। इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये कार्डिक साइड पे है, मतलब हार्ट की तरफ होता है, लाइक अपवर्ड होता है, क्योंकि हार्ट स्टमक के ऊपर होता है, अपवर्ड होता है, सुपीरियर होता है। सही है। फिर हमारा पास आ जाता है स्टमक। स्टमक में हमारा जो बोलस होता है ना, वो जब स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ एसिडिक फ्लूइड होता है, गैस्ट्रिक जूस उससे मिलके काइम बना देता है। ठीक है, काइम बना देता है ये फूड स्टोरेज का मेन इसका काम होता है। फिर उसके इंफीरियरली हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे कि 3% डिडनम, जिजिनम, इलियम, और इस जो स्टमक की बेस और डिडनम के टॉप पे एक और स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक मतलब डाउनवर्ड वाले साइड पे होता है स्फिंक्टर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कॉलन और रेक्टम, 3 पार्ट्स होते हैं। इलियोसिकल इसका स्फिंक्टर होता है ओपनिंग पे, लार्ज इंटेस्टाइन के ओपनिंग पे। इसमें मतलब मेनली ऑब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर होती है और फीसिस अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है वो फीसिस की शक्ल इख्तियार करती है और बाद में इजेक्शन होती है। इसके भी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे दो स्फिंक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक यानी इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सट्रिंसिक आउटर स्फिंक्टर। एक्सट्रिंसिक स्केलेटल मसल्स का बना होता है जो हमारा वॉलंटरी होता है, इंट्रिंसिक स्मूथ होता है जो हमारा इनवॉलंटरी होता है, सिंपैथेटिक अंडर कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं। अगर हम डायमीटर्स की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर अगर 1 टाइम है तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर उसके 3 टाइम्स होगा। मतलब डायमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 3 टाइम्स देन स्मॉल इंटेस्टाइन। डायरेक्शन ऑफ इसोफेगस हमारी रह गई थी वो एंटीरियर टू वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रा के एंटीरियरली होता है और ट्रैकिया के पोस्टीरियरली, मीन ट्रैकिया उसके पोस्टीरियरली, इसोफेगस उसके पीछे वर्टेब्रल कॉलम। अब बात करते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स या एसेसरी ऑर्गन्स की। हमारे पास सबसे पहले आता है लिवर। लिवर मेनली बाइल प्रोड्यूस करता है। लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ इसका बाइल का फंक्शन पढ़ेंगे। बाइल इसमें साल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो मेनली हमारा इमल्सिफिकेशन करवाता है फूड की। इमल्सिफिकेशन इज अ मैकेनिकल डाइजेशन नॉट ए केमिकल डाइजेशन। इसमें कोई ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होती, बस जस्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट किए जाते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के, ताकि वो इजीली इंजाइम का अवेलेबल हो डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के लिए। केमिकल डाइजेशन हमारी करवाएगा इंजाइम्स। इमल्सिफिकेशन इज मैकेनिकल डाइजेशन जो कि करवाता है बाइल साल्ट्स। सो डोंट कंफ्यूज इमल्सिफिकेशन विद केमिकल डाइजेशन। पेंक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, लाइक एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन ऑर्गन है, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, वो हमने यहाँ डिस्कस नहीं करना। लाइक इसके एसिनार सेल्स होते हैं जो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं, यानी जो इसके एसिनार सेल्स होते हैं वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं थ्रू ट्यूब्यूल्स एंड इनटू पेंक्रियाटिक डक्ट, देन इनटू हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, देन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें तमाम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास सलिवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। सलिवरी ग्लैंड्स, टोटल नंबर ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स इज 6 इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स। 3 पेयर्स होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर जिसको सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, और पैरोटिड। सबलिंगुअल मीन्स टंग बिलो टंग, लिंगुअल मीन्स टंग एंड सब बिलो। इसका ये जो सलाइवा का 10% प्रोड्यूस करेगा, मेनली म्यूकस सिक्रेशन होगी जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करेगी। सब मैंडिबुलर ये जाज के बिहाइंड होता है और 70% सलाइवा ये प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस सिक्रेशन और अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम, इसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। अब सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। और पैरोटिड ग्लैंड 20% ऑफ सलाइवा सिक्रीट करेगा, द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, और ये जस्ट अमाइलेज और प्लस वाटर करेगा। मीन वाटर तो सब में होता है ना, 99% ऑफ सलाइवा इज वाटर। तो अमाइलेज अगर किसी सिक्रीशन या सोल्यूशन का नाम हो, कंपोजिशन हो वाटर और प्लस प्रोटीन, तो उस सिक्रीशन को कहते हैं सीरस सिक्रीशन। तो याद रखना ये सीरस सिक्रीशन होगी जो पैरोटिड ग्लैंड की होगी। अगर पैरोटिड ग्लैंड हमने मम्स की डिजीज़ पढ़ी है आप 5th चैप्टर बायोडाइवर्सिटी वाले में, बायोडाइवर्सिटी और वायरसेस वाले में, तो वो पैरोटिडाइटिस होता है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की तरफ देखें तो 99% वाटर होता है, 1% इसमें बाइकार्बोनेट्स, म्यूकस, बाइकार्बोनेट्स फॉर द पीएच कंट्रोलिंग, म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन, अमाइलेज, लाइसोजाइम एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स आर फॉर द पैथोजन को किल करने के लिए, जर्म्स वगैरह को, और अमाइलेज हमारे पास होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इसके अलावा हम एक लिंगुअल लाइपेज भी एंजाइम होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेश सलाइवा की पीएच होती है जस्ट आफ्टर सिक्रेशन 8, लेकिन आफ्टर सिक्रेशन CO2 इसमें से निकल जाती है और इसका पीएच, उसकी पीएच ड्रॉप करके 6 बन जाती है। हमारे GIT में और भी ऑर्गन्स हैं जिसे हम विजरास कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में। लाइक ये मेनली तो हमारे मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन जस्ट पेरिटोनियल कैविटी में जो हमारे यहाँ एब्डोमिनल कैविटी या थोरेसिक कैविटी में जो विजरास जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, यानी लिवर के अलावा पैंक्रियाज के अलावा ये भी होते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ GIT देखेंगे तो एक्सटर्नल लेयर होती है, मिडल और इनर होती है। जो सबसे इनर होगी वो तो होती है म्यूकोजा या सब म्यूकोजा। म्यूकोजा मतलब फॉर लुब्रिकेशन, फॉर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। मिडल होती है मस्कुलरिस, कंटेन स्मूथ मसल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लाइक एसोफेगस में हमारी पेरिस्टालसिस होगी, स्टमक में चर्निंग ऑफ फूड वगैरह। और एक्सटर्नल सीरोसा लेयर होती है जो मेनली हमारे पास इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह की बनी होती है।
अब हम मूव करेंगे साइट्स ऑफ डाइजेशन। साइट्स ऑफ डाइजेशन मेनली हमारे पास 3 है, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओरल कैविटी में मेनली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होती है, स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड डाइजेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम ओरल कैविटी में डाइजेशन की बात करें। ओरल कैविटी के कंपोनेंट्स देखें तो लिप्स एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, फोसिस हमारा होता है पोस्टीरियरली, फोसिस इज द ओपनिंग ऑफ माउथ इनटू फेरिंग्स, चीक्स लेटरली पड़े होते हैं, पैलेट सुपीरियरली होता है, पैलेट जिसे हम सॉफ्ट पैलेट होता है और हार्ड पैलेट होता है, और सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट जो होता है हमारे एंटीरियरली बड़ा होता है, सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे होता है। मस्कुलरिस फ्लोर होता है, मस्कुलर फ्लोर इंफीरियरली होता है। और इसके अलावा इसमें टंग वगैरह भी होती है और टीथ वगैरह, ये सारी चीज़ें ओरल कैविटी के अंदर आती है। ठीक है, लिप्स फॉर स्पीच, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन है। जाज जो मैंडिबल बोन से होता है, मैक्सिलर मैंडिबल इज ये जाज के नाम है। और टंग मस्कुलर स्केलेटल मसल होता है, और इसमें सेंसरी पोर्शन होता है लाइक टेस्ट बड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ या टेस्ट वगैरह। टीथ होते हैं, टीथ में इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। मोलर्स आर एब्सेंट इन टीथ, इज जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। पैलेट हार्ड होता है एंटीरियरली, सॉफ्ट पैलेट होता है पोस्टीरियरली, वो बोला होता है सबसे पोस्टीरियरली लाइक फोसिस के करीब। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ओरल कैविटी को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम कोई भी फूड लें, फूड का कोई भी हम नवाला या जो भी बोल होता है हमारा फूड का, हम कोई भी अगर मोर्सल लें तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है क्या वो हमारे लिए फेवरेबल, क्या हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ लाइक स्टोन्स वगैरह, कंकर वगैरह तो नहीं है। तो उसके लिए हम 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले साइट, क्या वो खाना हेल्दी नज़र आ रहा है, क्या वो सही है, क्या वो ख़राब तो नहीं है, स्मेल उसकी सही है, टेस्ट उसका सही है, वो टंग से चेक करेंगे। और टीथ वगैरह से हम टंग और टीथ से हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, इम्प्योरिटीज़। इसके बाद मेस्टिकेशन होती है, मेस्टिकेशन चेन को कहते हैं। मेस्टर मसल्स होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं चीक्स के साथ, जो कि मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। और टेम्पोरलिस होते हैं, टेम्पोरल फोसा यानी जिसे हम कनपट्टी उर्दू में कहते हैं। यहाँ पे मसल्स होते हैं जो कि मैंडिबल को मूव करवाते हैं, और ये भी मेस्टिकेटरी मसल्स हैं जो मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा टीथ ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं, मेनली इसमें मोलर्स इन्वॉल्व होंगे। फिर लुब्रिकेशन, मेस्टिकेशन भी होगी, फिर उसके बाद लुब्रिकेशन भी चाहिए ताकि हम उससे स्मूथ बना सकें, उस बोलस को स्मूथ बना सकें ताकि वो इजीली हमारे जीआईटी में ट्रैवल कर सके। लुब्रिकेशन में मेनली हमारे पास सलाइवा हेल्प करेगा। सलाइवा इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड म्यूकस। वाटर तो 99% बताया था कि 99% सलाइवा वाटर होता है। उसके अलावा लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास म्यूकस होगा। उसके अलावा सलाइवा से हमारी डाइजेशन भी होती है, लाइक सलाइवरी अमाइलेज जो रिलीज होता है, इसे टाइलिन कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये जो हमारा स्टार्च या ग्लाइकोजन होता है ना फूड में, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइक इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेनली। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, स्टार्च से या ग्लाइकोजन से माल्टोज यानी डाइसेक्राइड बनेगा, मोनोसेक्राइड या सिंगल यूनिट नहीं बनेगा, वो जाके हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। उसके बाद डाइजेशन के बाद हमारे पास स्वेलिंग होती है, डिग्लूटेशन ऑफ बोलस, ये कंट्रोल बाय होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसमें 3 फेजेज आ जाती हैं स्वेलिंग में। ओरल फेज में लाइक टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है, बोलस को रोल करके उसमें सॉफ्ट पैलेट जो हमारा होता है वो अपवर्ड जाता है और इंटरनल नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर देता है ताकि फूड का पाथवे सही रहे। और उसके बाद फेरेंजियल फेज आता है, फेरेंजियल मेनली ओरोफेरेंजियल फेज, उसमें एपिग्लोटिस मोर हॉरिजॉन्टल मेनली हम कहेंगे, स्पेसिफिकली मोर हॉरिजॉन्टल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। और ग्लोटिस जो कि ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स होती है वो क्लोज हो जाती है, एपिग्लोटिस की वजह से भी होती है। और उसके अलावा लेरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा लेरिंग्स अपवर्ड मूव करेगा और उसकी जो ओपनिंग है ग्लोटिस वो नैरो होगी। और उसके अलावा एपिग्लोटिस मोर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और ग्लोटिस को कवर कर लेगा। और बोलस फेरिंक्स में से आएगा और एपिग्लोटिस के ऊपर स्लाइड करके एसोफेगस में चला जाएगा, लेरिंग्स के अंदर जाके ट्रेकिया में जाने की गुंजाइश उसके पास नहीं बचेगी। उसके बाद एसोफेगियल फेज आ जाता है जिसमें पेरिस्टालसिस होती है। पेरिस्टालसिस इज अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन एसोफेगस। एसोफेगस में अगर एंट्री पेरिस्टालसिस हो या ड्यू टू सम नोजिया या कोई भी इरिटेंट हो फूड के अंदर उसकी वजह से, तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर
एसोफेगस के अंदर से स्टार्ट हो जाए। अगर स्टमक के अंदर से हो गया वो उसकी बाद में डिस्कस करेंगे। पेरिस्टालसिस का जो स्टिमुलस है वो है टच ऑफ बोलस, यानी बोलस अगर आगे एसोफेगस बॉल्स को टच करे, या नर्वस स्टिमुलेशन हो सकता है, यानी दिमाग को पैगाम पहुँचेगा कि हम फूड आ रही है, या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, भूख लगी है इंसान को, ग्लूकोज लेवल कम हो गया। ये यूजुअली होता है 12 to 24 आवर्स आफ्टर द प्रीवियस मील। इस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन को हंगर पैंग्स भी कहते हैं। एसोफेगस के बाद फूड पहुंच जाती है जी स्टमक में थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि लाइक बीन शेप्ड होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। उसके स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसकी एक बॉडी होती है, यानी स्फिंक्टर के लेवल से लेकर स्फिंक्टर के लेवल तक उसमें जो होती है ना कन्वर्जेंस या रिजिस वगैरह, उसे रुगे कहते हैं। और फंडस जो कि स्फिंक्टर के लेवल से अपवर्ड है, उस पार्ट ऑफ बॉडी को फंडस कहते हैं। जैसे कि यूट्रस में फंडस होता है जो कि फिलोपियन ट्यूब के लेवल के अपवर्ड होता है। सेम इसी तरह उसके डाउनवर्ड पाइलोरिक, नीचे वाली साइड पे पाइलोरिक रीजन की तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा जो कि ड्यूडेनम में ओपन होगा। ठीक है, स्टमक हमारी बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में पड़ा होता है, जे शेप बिलो डायफ्राम। डायफ्राम का जो डोम होता है ना, लेफ्ट वाला डोम, उसमें फंडस ऑफ स्टमक ही फिट होता है। डायफ्राम इज डोम शेप मसल ना। तो फंक्शन इसके हमारे पास मेनली फंक्शन फूड स्टोरेज है, डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है लाइक ड्यू टू चर्निंग मसल्स की वजह से, और केमिकल डाइजेशन होती है हमारे गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स की वजह से। इसके अलावा लिटल एब्जॉर्प्शन होगी, और इसमें जो कंपोनेंट्स, लिटल एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 आयंस, ये इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। ड्रग्स, अल्कोहल्स, आयरन वगैरह की भी बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके बाद आ जाता है इसकी स्टमक वाल की मेन 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन हम इसको 4 में रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल सिरोसा लेयर, आउटरमोस्ट सिरोसा लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू या इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करती है। फिर मिडल होती है सेकंड मस्कुलैरिस कंटेन स्मूथ मसल्स में हमारे पास आ जाते हैं ओब्लिक, उसकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ओब्लिक मसल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। ओब्लिक मसल इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन स्टमक, दे हेल्प इन चर्निंग मीन्स मिक्सिंग ऑफ फूड, या काइम जो कि मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, उसकी पीएच कम हो जाती है, 2 to 3 पीएच होती है। ये चर्निंग का प्रोसीजर है, ये ओब्लिक मसल्स करवाते हैं। उसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा 2 में हम डिवाइड करते हैं, सब म्यूकोसा यानी म्यूकोसा से पहले, और एक म्यूकोसा लेयर में हमारे पास जी सेल्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करते हैं 400 to 500 ml पर मील। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास HCl और इंजाइम्स आ जाते हैं लाइक पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव होता है, और जी सेल्स हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक हार्मोन जी सेल्स लाइक ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को। फिर उसके अलावा हमारे पास डी सेल्स भी होते हैं, डेल्टा सेल्स, जो कि स्मेटोस्टेटिन को रिलीज़ करता है। स्मेटोस्टेटिन हमारे पास स्टमक में गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एंटेरोक्रोमेफिन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हिस्टामिन, ये भी हिस्टामिन रिलीज़ करता है, ये भी हमारे पास HCl और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। फिर हमारे पास सेल्स ऑफ मसल्स आते हैं, उनकी सिक्रेशंस और उनके फंक्शंस। म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट करते हैं और बाइकार्बोनेट्स को सिक्रेट करते हैं, जो कि पीएच कंट्रोल करते हैं, और म्यूकस हमारे पास प्रोटेक्शन करता है स्टमक वाल की, ताकि HCl का इफेक्ट ना हो। और उसके अलावा ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल्स होते हैं जो कि HCl रिलीज़ करते हैं, जो कि एक एंटीसेप्टिक होता है, यानी कोई भी अगर जर्म्स वगैरह फूड के साथ आ रहे हैं तो वो उनको किल कर देगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन काम ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे फूड में विटामिन B12 होता है उसके साथ बाइंड कर जाता है, विटामिन B12 को डाइजेस्ट होने से रोकता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ बाइंड हो जाए तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट वगैरह नहीं होगा, और इसको सेफली हम एब्जॉर्व कर लेंगे इन द ब्लड। तो विटामिन B12 इज़ नेसेसरी फॉर RBC प्रोडक्शन। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर किसी वजह से हमारे पास नहीं बन रहा तो विटामिन B12 भी ज़ाया होता रहेगा, और हमारे पास RBC कम बनेंगे और अनीमिया हो जाएगा। इस किस्म के अनीमिया को हम कहते हैं पर्निशियस अनीमिया, पर्निशियस अनीमिया ओवर देयर। इसके अलावा हमारे पास प्रिंसिपल चीफ या ज़ाइमोजन सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास पेप्सिनोजन और रिलीज़ करते हैं, जो कि इनएक्टिव है, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। और गैस्ट्रिक लाइपेज भी एक एंजाइम होता है जो लिपिड्स की स्लाइड डाइजेशन इन स्टमक होती है, वो गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से होता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट करके होके प्रोटीलिटिक फंक्शन करता है, यानी प्रोटीन डाइजेशन करता है।
इसके बाद हम देखते हैं डक्ट सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हम लिवर को देखें, लिवर इज़ मेन और एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमारे पास लिवर फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, लिपोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ toxins by the Kupffer cells. Kupffer cells are the specialized macrophages of present inside the liver. फिर स्टोरेज ऑफ विटामिन A, D, E, K, विटामिन B12, ग्लाइकोजन स्टोरेज, आयरन स्टोरेज, इसके अलावा बायोसिंथेसिस, ये सारे फंक्शन है लिवर के। इसके अलावा डक्ट सिस्टम है हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम है। अगर लिवर को देखें तो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है जो लिवर के सारी सिक्रीशंस को ड्रेन करती है और एक हेपेटिक डक्ट बना देती है। हेपेटिक डक्ट मिलती है सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर से। अगर सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर हेपेटिक डक्ट से मिले तो इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, यानी इसमें से बाइल पास करता है। बाइल लिवर में से बनेगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। फिर गॉल ब्लैडर में जब ज़रूरत होगी तो वो कॉमन बाइल डक्ट में रिलीज़ करेंगे। तो कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास मिलती है पैंक्रियाटिक डक्ट से, मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट से। स्मॉलर पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं जो मिलकर मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं, वो हमारे पास मिलती है कॉमन बाइल डक्ट से और बना देती है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगी थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ थ्रू द एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर इज द ओपनिंग ऑफ hepatopancreatic duct, but it is controlled, the outpouring of any secretion is controlled by the sphincter of Oddi. Sphincter is a muscular valve जो कि कंट्रोल करता है सिक्रीशन की आउटपोरिंग को। लाइक एम्पुला ऑफ वेटर एंड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी आर डिफरेंट थिंग्स। आफ्टर partial digestion of food in stomach, mainly protein part, कायम बन जाता है। कायम एक एसिडिक सेमी सॉलिड टाइप ऑफ फूड रह जाता है। फिर स्टमक से फूड जो कायम होता है वो पास करता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में आके वो थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है। उसमें एसिडिक होता है स्टमक में, इसमें अल्कलाइन होता है। इसमें भी रिंकल्स इन्वॉल्व होते हैं, रिजेस होती हैं, रुगे कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारे पास लेंथ होती है 6 मीटर। इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होती है, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होती है। इसके 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। Duodenum is about 20 to 25 centimeter, jejunum is 2.4 meter, and ileum is around about 3.4, 3.5 और 3.6 मीटर के राउंड बोर्ड होती है। एंड 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, 2/5 इज jejunum, and small proportion is duodenum. उसके ड्यूडेनम के 2 पार्ट होते हैं, 2 फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन मीन हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे सिक्रीटन कहते हैं। सिक्रीटन हार्मोन हमारे पास एक्ट करता है 3 जगह पर, स्टमक, पैंक्रियास और लिवर। स्टमक में जाएगा तो वो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूस बाय जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है। इसका मकसद ये होता है कि अब फूड स्टमक में से पास करके इंटेस्टाइन में आ चुकी है तो अब गैस्ट्रिक जूस की तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास स्टमक में, तो वो एसिडोसिस ही करेगा। तो इसलिए हम गैस्ट्रिक जूस को रोकने के लिए जो हमारे पास सिक्रीटन हार्मोन है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन को। और पैंक्रियाज में जाता है तो पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में मेनली 3 कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी 3 है, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो उनके एंजाइम भी मेन पैंक्रियाटिक जूस में 3 है। अमाइलेज, यानी इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज को दूसरा नाम है माइलोप्सिन। ये एनालोगस टू टाइलिन है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम होगा। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, यानी जो था हमारे पास स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन, वो भी स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करा था, ये भी माल्टोज में ही डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद साथ होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज।
पेंक्रियाटिक लाइपेज जो इमल्सिफाइड लिपिड है, जो बाइल ने हमारे पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया था ताकि हमारा लाइपेज एंजाइम इजीली एक्ट कर सके फैट पर। वो इमल्सिफाइड लिपिड को हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रिप्सिनोजन रिलीज़ होता है। ट्रिप्सिनोजन इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। वो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। इसके अलावा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज़ होता है, जो कि न्यूट्रलाइज्ड एसिडिक मीडियम, क्योंकि अब इसने आके बेसिक होना है फूड ने आके। तो इसके अलावा सिक्रेटन जाके एक्ट करेगा लिवर पे, लिवर से बाइल रिलीज़ करवाएगा। बाइल में एंजाइम्स नहीं होते, जस्ट बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होते हैं। ये आप याद रखने की जरूरत नहीं है। बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स जो कि एमल्सिफिकेशन करवाते हैं मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। और पिगमेंट्स जो कलर्स देते हैं फेसिस या यूरिन को, वो पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। वो ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन से बनते हैं। बिलिरुबिन लिखा हुआ, बिलिवर्डिन भी होता है, वो ज़रूरत नहीं। इसके अलावा एक्सोक्राइन पार्ट होता है ड्यूडेनम का, वो मतलब डक्ट के ज़रिए एक इंटेरोकाइनेज एंजाइम है, वो रिलीज़ करता है। वो इंटेरोकाइनेज का फंक्शन है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। अब जो ट्रिप्सिन है वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी इंटेरोकाइनेज करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट, और ट्रिप्सिन करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करें। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि जिजुनम है। जिजुनम के मीनिंग है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इसमें कायम जो है हमारे पास जो आया था वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका होता है, मतलब हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी पॉलीसेकेराइड्स वो डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ भी लिखी हुई है, मैक्सिमम डाइजेशन जिजुनम में होती है, ठीक है। तो हमारे पास जिजुनल एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड पे एक्ट करेगा अमाइनो पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज मीनिंग पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा और डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा रिप्सिन एंजाइम। फिर लिपिड्स जो हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर लिपिड्स होंगे वो लाइपेज एंजाइम, फैटी एसिड, जिजुनल लाइपेज, ये याद रखना है यहाँ पे जिजुनल लाइपेज है। हमारे पास लाइपेज 4 जगहों से आ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा सिबलिंगुअल लाइपेज, वहाँ पे भी इसका माइनर फंक्शन होता है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, उसके बाद पेंक्रियाटिक लाइपेज और अब जिजुनल लाइपेज। जिजुनल लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फिर सुक्रेज आता है, जो सुक्रोज हमारे पास ये सुक्रोज या माल्टोज डाइसेक्राइड बने थे वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और रिस्पेक्टिव, लाइक माल्टोज के केस में ग्लूकोज में, और सुक्रोज के केस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और लैक्टोज के केस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, उस पर लैक्टेज एक्ट करेगा। ये हमारे पास आगे डाइजेशन है जिजुनल। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इलियम। इलियम मीन्स ट्विस्टेड होती है। इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होते हैं, नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हम कह सकते हैं। इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू फोल्डिंग्स, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। उसमें सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, उसमें विलाए भी होते हैं। विलाए फोल्डिंग को कहते हैं, जो कि 30 टाइम सर्फेसिंग इंक्रीज करते हैं। और माइक्रो विलाए होते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो 600 टाइम इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। अगर हम इलियम का स्ट्रक्चर देखें तो लाइक ये फोल्डिंग्स हैं, उसके बाद एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और इलियम और विलाई के अंदर हमारे विलस के अंदर हमारे पास 3 डक्ट्स पेनिट्रेट कर रही होती हैं। एक हमारे पास आर्टरी होती है फॉर द ब्लड इनकमिंग ब्लड एंड वेन फॉर आउटगोइंग ब्लड, एंड देयर इज़ अ लिम्फेटिक फॉर द अच्छा, हमारे पास जो आर्टरी और वेन्स होती हैं या कैपिलरीज होती हैं ना, इनके जो एंडोथेलियम या जो भी इनकी लेयर होती है ना, उसमें इतने इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती कि हमारा इंटरस्टिशियल फूड में जो भी डाइजेस्टिव या अब्जॉर्ब फूड है ना उसको
अब्जॉर्ब कर सके, यानी इतनी स्पेसेस नहीं होती। इसके लिए हमारे पास होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपने अंदर लेके आता है, अब्जॉर्ब करता है। उसमें हमारी जो फूड पार्टिकल्स, अब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स हैं लाइक इन स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में, और अगर वेस्ट पार्टिकल है लाइक अदर टिश्यूज वेयर द आवर फूड इज बीइंग यूज्ड, वहाँ पे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्व करते हैं, लाइक ये वेयर फूड इज़ बीइंग ऑब्जॉर्व्ड, वहाँ पे ये डाइजेस्टेड या ऑब्जॉर्व्ड पार्ट ऑफ फूड को ऑब्जॉर्व करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। इसका मेन ये काम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के इस डक्ट को हम लैक्टेल कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन विलस इलियम में विलस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर हमारे पास ये एपिथेलियल सेल्स जो कंटिन्यूसली शेड करते रहते हैं और न्यू सेल्स क्रिप्ट में बनते हैं, जो कि ट्रेवल करते हैं अलोंग द विलस। और हर विलस के ऊपर एपिथेलियल के सेल्स के ऊपर प्रोजेक्शन होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोजेक्शंस, उससे कहते हैं माइक्रोविला। ये भी जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज़ करता है। हमारी डाइजेस्टिव फूड में 3 मेजर कंपोनेंट्स थे, लिपिड्स जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुए, और प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुई, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हुई। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड, दे आर water soluble and can be transported through plasma, but there is a problem with fatty acid, they are hydrophobic in nature। वो insoluble in water हैं, प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट तो वाटर है ना, तो वो प्लाज्मा के साथ मूव नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और प्लाज्मा में तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना, तो इसलिए जो भी ट्राइसाइक्लिसरॉल है ना हमारे पास, वो मेनली लिपिड है ना, तो लिपिड एक कंपोनेंट है, तो वो हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी जो उसके साथ अटैच होगी और लिपोप्रोटीन बनाएगी, या ऐसी लिपोप्रोटीन जो कि विलस में बनती है, उसे कहते हैं हम काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन एक लिपोप्रोटीन की टाइप है, मतलब एग्जांपल है, जो कि अब लिपोप्रोटीन सोल्युबल इन वाटर है ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट। अब ये प्लाज्मा के अंदर मूव कर सकती है थ्रू लैक्टेल या लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम से ये थोरेसिक लिम्फ डक्ट होती है जो हमारे थोरेक्स रीजन में, चेस्ट रीजन में पड़ी होती है, वो वहाँ से ये वेन में जाएगी, सब क्लेवियन वेन उसका नाम होता है, उसमें ड्रेन करेगी और वो चली जाएगी प्लाज्मा ब्लड में। तो अब वो लिपोप्रोटीन ब्लड में इजीली मूव कर सकता है, अकेला लिपिड कंपोनेंट नहीं मूव कर सकता था, इसलिए उसको साथ प्रोटीन कॉन्जुगेट करनी पड़ी। तो फिर वो लिपोप्रोटीन ब्लड में जाएगा और जिस किसी भी सेल में ज़रूरत है उसमें लिपिड पार्ट वो डिफ्यूज़ कर देगा थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि वो तो हाइड्रोफोबिक है और लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस को इजीली वो अंदर लेके जा सकती है, और किसी भी वो और इसके अलावा जो प्रोटीन कंपोनेंट होगा वो दोबारा प्लाज्मा में रह जाएगा और दोबारा किसी न्यू लिपिड कंपोनेंट को कैरी कर ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और जो भी लिपिड हमारा अब्जॉर्ब होगा किसी भी सेल में वो वहाँ यूज़ हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा, वो उसकी फेट। मेनली तमाम जो कंपोनेंट होता है वो अब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी मेनली वाटर अब्जॉर्प्शन होती है, या कोई विटामिन अब्जॉर्प्शन हो गई या कोई भी मिनरल अब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ अराउंड अबाउट 5 फीट होती है, 12 फीट स्मॉलर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके तीन पार्ट होते हैं, सेकम, कॉलन एंड रेक्टम, और कॉलन के जो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इसके 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड अदर सिग्मॉइड कॉलन। 4 पार्ट्स, 4 टाइप्स ऑफ कॉलन, मतलब अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन। अगर हमारी इलियम इस सीकम के करीब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होती है। सीकम एक ब्लाइंड एंड है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके नीचे एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि एक वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, जो कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च देयर इज़ नो फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स। वॉर्म लाइक होती है, अपेंडिक्स में अगर कोई फूड पार्टिकल चला जाए तो अपेंडिक्टाइटिस हो जाता है जो कि स्वेयर पेन करता है, इसलिए अपेंडिक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। ठीक है, फिर ट्रांसफर्स, इसकी अगर हाइट अगर चेक करें तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की तकरीबन लेंथ 9 सेंटीमीटर होती है, और अपेंडिक्स से लेकर इलियम के जंक्शन इलियोसिकल स्फिंक्टर तक
5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। फिर ट्रांसवर्स कोलन अराउंड अबाउट 1 to 1.5 to 1.8 मीटर होती है। फिर डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, उसके बाद रेक्टम आ जाता है जहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ फीसिस होता है, टेम्परेरी एक्यूमुलेशन या स्टोरेज ऑफ फीसिस। और उसके बाद एनल ओपनिंग होती है। इसके 2 स्फिंक्टर पड़े थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। 2 to 3 टाइम्स अ डे। फिर रेक्टम फिल होती है बाय फीसिस। फीसिस में अब जो कंपोनेंट्स हैं वो बाइल पिगमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें मेनली बिलिरुबिन आता है, बिलिरुबिन आता है, कन्वर्ट होके इनटू स्टर्कोबाइलम, वो अलग चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बहुत कम है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक्सक्रीट हो थ्रू फीसिस, ये यूरिन के ज़रिए नहीं जाएगा कोलेस्ट्रॉल। फीसिस के कंपोनेंट देखें तो उसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि हीम डिग्रेडेशन से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम एक्सक्रीट होता है जस्ट थ्रू फीसिस, यूरिन के रास्ते कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट नहीं होता। ओल्ड म्यूकोसा सेल्स हैं, शेड ऑफ सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस मीन, क्योंकि फूड जब पास करती है तो वो कोई ना कोई सेल को साथ एब्रेसिव डैमेज करती है और साथ ले जाती है, म्यूकोसा सेल्स को ले जाती है साथ, मतलब पुराने सेल शेड होते जाते हैं, न्यू सेल बनते जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स वही हो गए। और वाटर फीसिस का कंपोनेंट है, ज़ाहिर सी बात है। कॉलन में फॉर्मेशन ऑफ फीसिस होती है, लार्जेस्ट पार्ट है, जैसे कि असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग सिग्मॉइड कॉलन होता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें जो हमारे पास कॉलन में एब्जॉर्प्शन होती है मेनली वाटर की। अगर एक्सेस एब्जॉर्प्शन हो तो कॉन्स्टिपेशन का केस हो सकता है, लेस एब्जॉर्प्शन हो तो डायरिया हो सकता है। ये इसकी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, सिम्बायोंट बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ आ रहा था ताकि वो डाइजेशन से बच सके। अब विटामिन B12 जो कि वाटर सोल्यूबल है तो इसलिए वो मूव कर रहा था, तो उसका बैक्टीरिया अब्जॉर्ब कर देंगे ब्लड और वो जाके RBC प्रोडक्शन करवाएगा। RBC प्रोडक्शन मेनली बोन मैरो में होती है। और विटामिन K होता है जो कि फैट सोल्यूबल है, तो वो उसको भी ऑब्जर्व करवाएगा। विटामिन K को भी कैरियर प्रोटीन होगी, ट्रांसफर प्रोटीन होगी, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो विटामिन K इज़ इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। देन डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड। मीन सबसे पहले ओरल कैविटी से एसोफेगस से स्टमक में मेनली प्रोटीन पार्ट हमारा डाइजेस्ट होगा। फिर उसके अलावा उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी जहाँ मेजर तीनों कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में के पार्ट इलियम में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगी जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से होती हुई ब्लड में जाएगी और ब्लड से फिर जिस एरिया में ज़रूरत हो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। फिर जो भी लेफ़्ट ओवर रह जाते हैं लाइक अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ मिनरल्स रह जाते हैं, वाटर रह जाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से मज़ीद वाटर अब्जॉर्ब होता है। और याद रखना यहाँ पे अगर इलियम का स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में आए तो वाटर अब्जॉर्प्शन या फूड अब्जॉर्प्शन होती है। अगर किडनी के केस में आए तो रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी एक दफ़ा अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुकी थी, फिर वो ब्लड में गई अब्जॉर्प्शन, जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है, फिर वो ब्लड से होते हुए किडनी में गई, किडनी से जो वाटर या कुछ भी ग्लूकोज अब्जॉर्ब होती है तो वो एक पहली दफ़ा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुकी थी ना, तो जो दोबारा अब्जॉर्ब हो रही है तो उसको कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज या माइनर एसिड या साल्ट्स या वाटर, जो भी वट एवर द मटीरियल इज़। तो इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर अब्जॉर्ब होता है और फीसिस एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं थ्रू एनल ओपनिंग। डाइजेशन का लेक्चर कंप्लीट हुआ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।